का मार्गदर्शन मिल रहा है, जो स्वयं बहुत कर्मशील हैं और आप सबके साथ में जुड़ करके एक बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि मैं कोई प्रशंसा कर रहा हूँ, कोई प्रशंसा नहीं है, ये सिर्फ वास्तविकता है। इसको मुझे कहना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि नहीं करिए, सिर्फ आपको बोलना है, ज़रूर बोलना है। मैंने कहा मेरा टाइम कीमती है, नहीं तब भी बोलना है। ये बहुत अद्भुत बात थी। इसने मुझे लगा कि व्यक्ति में कितनी जीवटता है। तो मैं नमन करता हूँ डॉक्टर साहब आपको, और वन महोत्सव का दिवस हमारे बीच में है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम ये वन महोत्सव मनाते हैं। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हमें 2-3 विषय ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक ये कि दुनिया में इस समय में जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, वो पर्यावरण का संकट है। ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों साथ-साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण बिना भारतीय संस्कृति के नहीं, और भारतीय संस्कृति पर्यावरण के बिना नहीं। तो पूरी दुनिया में जितने भी बड़े संकट हैं, समाज में, देश में, विश्व में, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है, वो पर्यावरण को लेकर के खड़ा हो रहा है। जहाँ पहले बहुत बारिश होती थी, वहाँ बारिश नहीं है। कहीं पर जहाँ बारिश नहीं होती थी, आजकल अचानक बहुत बाढ़ आने लगी है। गर्मी के बारे में हमारे बच्चों को मालूम ही है कि इन दिनों में जितनी गर्मी पड़ी है, उसने पिछले 90 वर्षों का, 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो सारे संकट खड़े हो रहे हैं, ये संकट अचानक खड़े नहीं हुए। इन संकटों को हमने पैदा किया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जब मैं हमने बोल रहा हूँ, तो इस ग्रुप में, इस मीटिंग में बैठे हुए बच्चों की भूमिका उन लोगों में नहीं है जिनके लिए मैं हम कह रहा हूँ। ये बच्चे उस हम से बाहर हैं। ये बच्चे आने वाले समय के निर्माता हैं, लेकिन वर्तमान में जो समस्याएँ हमने जन्म दी हैं, उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हमारे इस प्रकृति का एक बहुत सुंदर स्वरूप था। हज़ारों, लाखों वर्षों से सृष्टि चली आ रही थी। इसमें कोई विकृति नहीं थी। अपने आप में पूर्ण, अपने आप में सुंदर, अपने आप में समरसता वाला संसार था। लेकिन पिछले 10-20 वर्षों ने, दुनिया ने जिस प्रकार की तरक्की की, जिसको लोग कहते हैं कि हमने उन्नति की, हम तरक्की कर रहे हैं, उस तरक्की ने इस प्रकृति को रोंद दिया है, इस प्रकृति को नष्ट कर दिया है, इस प्रकृति के स्वरूप को खंडित कर दिया है। और अब ये वन महोत्सव जो है, ये वास्तव में मनाने की ज़रूरत है। केवल एक औपचारिकता के निर्वहन के लिए नहीं। और आज ये जो हमारी मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग की सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो ये कि हम उन बच्चों के साथ में इस मीटिंग को मना रहे हैं, जो आने वाले हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों को कुछ बातें ज़रूर कहूँगा कि अपने जीवन में कितनी भी उन्नति करें, लेकिन उस उन्नति के साथ में पेड़ों से, वृक्षों से प्रेम करना ज़रूर सीखें। जब भी आपका जन्मदिन हो,
बहुत तेज गर्मी हो जाती है। 42 और 44 डिग्री जो है हमारे देश में इस समय में, जिस समय में बारिश का समय हो जाता था, इस समय में होती है। ये जो सारे संकट पैदा हो रहे हैं हमारी प्रकृति की विद्रूपता के कारण से हो रहे हैं। तो आज के दिन जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो इसके दो लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य ये कि वन महोत्सव के माध्यम से हम कुछ पेड़ लगाएं, और साथ में दूसरा बड़ा लक्ष्य ये कि हमारे जीवन का कोई भी आचरण ऐसा नहीं हो जो प्रकृति की परंपरा के विपरीत जाने वाला हो। हमारे आचरण जब भी हम व्यवहार करें तो हम देखेंगे कोई ऐसा आचरण तो हम नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे घर में बिजली ज्यादा तो नहीं चल रही है जितनी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इतना ज्यादा ऐसी तो नहीं चल रहा है जिससे हमारे परिवार में संकट पैदा हो रहा है, समाज में संकट पैदा हो रहा है। क्योंकि हर ऐसी चीज जो प्रकृति के खिलाफ जाती है वो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए नुकसानदायी होती है, और वो आपको इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में नहीं दिखती, लेकिन जब हर व्यक्ति इसी तरह से काम करता है तो समाज के अंदर उसका बहुत खराब असर पड़ता है। तो हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थी, यही वो विद्यार्थी हैं जिनके माध्यम से हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। जब भी कभी जन्मदिन आए तब पेड़ लगाइए, लेकिन केवल जन्मदिन की प्रतीक्षा मत कीजिए। जब भी अच्छा अवसर आए, ये जो मौसम है ये सबसे अच्छा मौसम होता है, बारिश का मौसम, एक पेड़ को लगाइए और केवल लगा के छोड़िए नहीं, उसके साथ में दोस्ती बनाइए, उसको अपना भाई बनाइए, उसको अपने परिवार का सदस्य बनाइए, और ये मान के चलिए कि आप जितनी सुरक्षा उसकी करेंगे, और यदि इस संकल्प को इतने सारे विद्यार्थियों ने लिया तो आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर एक बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो है पुराने समय में ऋषि लोग जंगलों में पढ़ाई करते थे, अरण्यों में पढ़ाई करते थे, नदी के पास में पढ़ाई करते थे। उसका असर यह होता था कि उनका शरीर, उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत मजबूत होती थी। आपने शायद सुना होगा जिस समय में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, उस समय में लोगों की जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत कमजोर था उन लोगों का जिनके यहाँ पर प्रकृति के खिलाफ बहुत ज्यादा चीजों का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा जितना विदेशों में पड़ा, क्योंकि वहां के लोग जो है अच्छा आहार नहीं लेते, अच्छा भोजन नहीं लेते, लेकिन हमारे देश में प्रकृति की निरंतरता का पाठ जो है वो घर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अब जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको और जिम्मेदारी के साथ में काम करने पड़ेंगे। एक बहुत अच्छी सी कथा आती है, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एक पुस्तक आती है संस्कृत में, आपने नहीं पढ़ी हो तो कभी खोल करके भी पढ़ना, उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें एक छोटी सी कथा आती है। वो कथा यह है कि जब शकुंतला को विदाई दी जाती है और जब विदाई दे रहे होते हैं, उसका विवाह हो गया होता है, उसको अपने पति के घर पर भेजा जा रहा है। तो विदाई जब दी जाती है तो वो केवल घर के लोगों से ही उसको विदाई नहीं दी जा रही है, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर आता है कि वो जो शकुंतला है उसने वहां पर जो पेड़ पौधे थे उनसे भी विदाई ली, उसके घर में उसके आश्रम में जो जानवर थे उनसे भी विदाई ली। और वहां पर एक बड़ा अद्भुत मैसेज दिया हुआ है। उसमें कहा हुआ है कि ये शकुंतला कौन है, ये वो है जिसको फूलों से बहुत प्यार है, परंतु फूलों से बहुत प्यार है लेकिन उन फूलों से प्यार होते हुए भी उन फूलों को वो नहीं तोड़ती। क्यों नहीं तोड़ती? क्योंकि वो सोचती है कि इन पेड़ों को कहीं कष्ट नहीं हो जाए। उसे घर में उत्सव मनता है। वो उत्सव केवल उस दिन नहीं मनता जब उसके यहाँ पर जन्मदिन होता है, बल्कि उत्सव उस दिन मनता है जिस दिन उसके घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसको नया नया फूल आता है। तो ये प्रकृति के प्रति जो प्रेम था उसका अद्भुत उदाहरण हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक जगह पर कहा हुआ है वेद के अंदर कि जो पृथ्वी है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो इस पृथ्वी को माता कहना, इस देश को माता कहना और अपने को पुत्र बताना केवल कहने में नहीं है, ये हमारे आचरण में है। इस समय में हम लोग पर्यावरण का महोत्सव मना रहे हैं। घरों के अंदर आप सब बच्चे बहुत जिम्मेदारी के साथ में जुड़े हुए हो,
आप टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हो, आपको मालूम है कि जिस प्रांत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ सालों पहले यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, 20-25 फीट के ऊपर पानी मिल जाता था, लेकिन आज के समय में 100 से 150 फीट की गहराई के अंदर पानी मिल रहा है। ये आज से 20 साल पहले ये संकट नहीं था, लेकिन इस 20 साल के दौरान जो है हमारे जो पिछली जो जनरेशन थी, उसने असीमित दोहन किया। उसने अपने वर्तमान के सुख के लिए आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों के ऊपर, जिनका पता ही नहीं है कि कितना बड़ा संकट उसने पैदा कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर्यावरण महोत्सव का जो हमारा आज का दिन है, ये केवल वृक्षों के साथ में नहीं, ये हमारे विचारों का भी जो पर्यावरण है, जो जल का जो हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, उसके साथ में भी जोड़ने की जरूरत है कि हम अपने घरों में कम से कम जल का प्रयोग करेंगे, जितने की ज्यादा की जरूरत नहीं है उससे हम कम का प्रयोग करेंगे, और अपने काम को करने के लिए ऐसा साधन ढूंढेंगे जिसमें जल का कम प्रयोग हो। ऐसे वृक्ष लगाइए। एक बार एक बुजुर्ग थे, वो पेड़ लगाने लग रहे थे, पास में उनका पोता खड़ा था और उसने पूछ लिया कि दादाजी आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? आप इन पेड़ को लगा रहे हो, इसके फल तो कई सालों के बाद में आएंगे, बच्चा तो बच्चा ही होता है। उसने पूछ लिया कि पता नहीं जब इसके फल आएंगे तो आप रहोगे या नहीं रहोगे धरती पर। दादाजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि वास्तव में तुमने ठीक पूछा है, ये जो पेड़ लगा रहा हूं, ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए लगा रहा हूं। क्योंकि जो पिछली जनरेशन थी, उसने जो पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों के फलों को, उस पेड़ की छाया को हमने ग्रहण किया। हमारा भी दायित्व है कि हम आने वाला जो संसार है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत सुंदर सा वातावरण तैयार करके जाएं। तो आज जो इस वेबिनार के माध्यम से जो हमारे बच्चे जुड़े हैं, उनको इस बात के लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कामों के माध्यम से पर्यावरण के हर तत्व के साथ में जुड़ेंगे, पेड़ों को लगाएंगे, पेड़ों का संरक्षण करेंगे। इन दिनों बहुत सारी औषधियों के नाम आपको मालूम पड़े होंगे, गिलोय के बारे में मालूम पड़ा होगा, आपको तुलसी के महत्व के बारे में मालूम पड़ा होगा, आपको मालूम पड़ा होगा नीम के महत्व के बारे में। पहले लोग सोचते थे कि ये भारत के लोग वैसे ही तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन पिछले समय में मैंने समझा कि तुलसी, गिलोय, ये जो भारतीय औषधियां हैं, इनके अंदर इतना बड़ा इम्यूनिटी सिस्टम है, इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है। आप इन लताओं को घर पे लगाइए और साथ में कोई ना कोई पौधा लगाइए। एक राजस्थान में गांव है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, राजसमंद जिला पड़ता है राजस्थान में। वहां पर एक गांव है पीपलात्री। उस गांव में के लोगों ने एक संकल्प लिया, जब भी कभी वहां पर कोई बेटी होगी, उसके नाम पर 111 पौधे लगाएंगे। पिछले 10-20 वर्षों से ये परंपरा वहां पर चली आ रही है। पहले वहां पर बहुत रेगिस्तान था, लेकिन 20 वर्षों के इस अंतराल के दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में वहां पर पौधे लगाए, और आज उस पूरे क्षेत्र के अंदर एक शीतलता का वातावरण बन गया है। तो यही चीज हमें सीखनी होगी। यदि आपके यहाँ पर घरों के अंदर कई ऐसे लगा रहे हैं, तो उसकी जगह पर आप एक पेड़ लगाइए। आपको शायद मालूम होगा कि जहां पर एक बड़ा पेड़ लगा होता है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो कम से कम 2 से 3-4 डिग्री जो है वो कम हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने क्षणिक सुख के लिए जो है कंक्रीट के जो है जंगल खड़े कर दिए हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को तबाह करने वाला है। आप देखते होंगे पहले की जो जनरेशन थी, उनके यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते थे। आज घरों के अंदर हमें गोरैया दिवस मनाना पड़ रहा है। वो गोरैया दिवस मना के शायद हम ये कहना चाहते हैं कि हम पक्षियों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में हमने अपने कुछ ऐसे कार्य किए कि हमने पक्षियों की पूरी प्रजातियों को नष्ट कर दिया, और जब नष्ट कर दिया तो आज हम औपचारिकता के रूप में गोरैया दिवस मनाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते, हमने पूरे जितने भी पानी था उसको सारों को नलों के अंदर सिस्टम सेट कर दिया। ऐसा समझ लिया इंसान ने कि शायद धरती के ऊपर केवल इंसान को ही रहने का हक है। ये गलत है। जो प्रकृति है उसके अंदर सभी जीवों को, सभी प्राणियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ में भगवान ने जिनको भी जन्म दिया, हम सबको रहने का अवसर प्राप्त करना दिया होना चाहिए। और यही हमारे वेदों का, हमारी प्रकृति का
और हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है। हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उनके नाम भी आपने सुने होंगे। एक का नाम आता है कणाद ऋषि, नहीं सुना हो तो आज आप सुनिए। उन्होंने बहुत बड़ा दर्शन दिया, वैशेषिक दर्शन। कणाद, कणाद का मतलब होता है कणों को खाने वाला। कणों को खाने वाला, कणों को खाने वाले का अर्थ क्या है? आज के समय में लोग भूख से तो मर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या में जो है अधिक खाने से मर रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर हम लोग एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, हम भोजन को उसका आदर नहीं करते। इतना ही लीजिए थाली में, जो नहीं जाए नाली में, ये संदेश हमें सीखना पड़ेगा। और ये केवल पढ़ने के लिए या स्लोगन के रूप में लिखने के लिए नहीं, बल्कि ये बच्चे जो होते हैं इनमें बहुत बड़ी ताकत होती है, बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ी ताकत होती है। ये बच्चे यदि घर के अंदर ये मैसेज दे दें अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने भाइयों को, कि आज के बाद में हम लोग जो है भोजन को व्यर्थ नहीं करेंगे, आज के बाद में हम खुद भी अनावश्यक लाइट नहीं जलाएंगे, नहीं कोई जलाएगा उसको मना करेंगे, घर के अंदर एसी ज्यादा चल रहा है उसको कम कर दीजिए। तो ये जो संकल्प हैं ये वास्तव में प्रकृति के साथ में प्रेम को दर्शाते हैं। और इस वेबिनार में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, एनसीसी की बटालियन के द्वारा आयोजन किया हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। और उनके अंदर जो जज्बा है, बहुत बार उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर जो संकल्प और साहस जो है आम विद्यार्थियों से हट करके होते हैं एनसीसी कैडेट्स। उनके अंदर जो जज्बा होता है वो आम विद्यार्थियों में नहीं होता। और याद रखिए, जीवन में संघर्षों से दूर मत हटिए। जो बच्चे संघर्षों से दूर हटते हैं, जीवन में जब संघर्ष आते हैं उसमें वो पराजित हो जाते हैं। और जो इस समय में मस्ती के साथ में रहते हैं, खेलते हैं, हार और जीत से ऊपर उठ के काम करते हैं और पराजय होने से डरते नहीं है, वो लोग जिंदगी के अंदर किसी भी पराजय के साथ में समझौता नहीं करते और जहां भी कहीं आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां पर सफलता मिलती है। तो आज का हमारा ये जो वन महोत्सव है ये बहुत बड़ा दिन है और खास करके ये कर्मशीलता का दिन है, कर्मनिष्ठा का दिन है। तो मैं इस वेबिनार के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आप सब बच्चों को उससे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है जिससे मैं बात कर रहा हूं वही पीढ़ी है जो देश की बातों को जिम्मेदारी से निभाएगी। और जब मैंने कहा था कि देश में जो संकट है वो हम लोगों ने पैदा किया है और ये जनरेशन जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हमसे बाहर है। मैं चाहूंगा ये डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। कहना चाहूंगा कि हमारे जो ये जनरेशन है उसको मैंने बात करने में कहा था कि प्रकृति का जो विनाश अभी हुआ है इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। और ये जो पीढ़ी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो इस हमसे बाहर हैं। मैं चाहूंगा कि ये बच्चे उस हमसे हमेशा बाहर रहें और आने वाले समय में जब आप नागरिक बन जाएं, बड़े बन जाएं, तो लोगों को बताएं कि हम कभी भी उस हम के साथ में नहीं जुड़े जिन्होंने प्रकृति का विनाश किया था। हम उस हम से आज भी बाहर हैं और आगे भी हम जिम्मेदारी के साथ उस हम से बाहर रहेंगे। हम उस हम के साथ में जुड़ेंगे जो प्रकृति के साथ में संतुलन बिठाएगी, जो सच्चे अर्थों में वन महोत्सव मनाएंगे। तो मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वन महोत्सव जो है सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामचंद्र जी। और आपने कितनी सहजता से और बच्चों का मार्गदर्शन किया और भारतीय संस्कृति और पर्यावरण के बारे में विस्तार से आपने बताया। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद की आपने बात की है, हमारे बच्चे जो हैं वैसे तो बहुत इस मामले में एक्टिव हैं और अभी पीछे हमने काफी पौधारोपण अभियान चलाया था, उसमें भी आपकी भागीदारी रही। और जिस प्रकार से आपने समरसता की बात कही और सहजता की बात की और किस प्रकार हमारे ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे कंदमूल खा करके और जिन्होंने हमें इतना साहित्य दिया, तो आज वास्तव में इसकी आवश्यकता है। और पर्यावरण और प्रकृति और हमारे चारों ओर जिस प्रकार आज वातावरण बना हुआ है, एक भयावह स्थिति पैदा हो गई थी
और वो दूर होगी तभी जब हम, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा, इस प्रकार यदि हम सभी फॉलो करेंगे, उनकी बातों पर उनका अनुकरण करेंगे, उसको जो है समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर उस कार्य को एक रूप देंगे सार्थक, तब निश्चित रूप से जो है हमारा वन महोत्सव मनाने का जो है संकल्प पूरा भी होता है। और वन महोत्सव मनाना चाहिए। वैसे हर दिन पावन, हर दिन वन महोत्सव होता है, लेकिन वन महोत्सव की आवश्यकता आपने बताई कि विकास हमेशा विनाश लेकर के आता है। और हम लोग सड़कें बना रहे हैं, बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, तो उससे क्या है कि पौधों का कटाव हो रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर भी है और बच्चों के ऊपर भी है। और आपने जल संरक्षण की बात बताई, निश्चित रूप से जो है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है पानी को बचाएं। और मेरी एक खराब आदत हो गई है, मैं जिसको भी पाइप लेकर के और रैंप पे मारता हुआ देखता हूं, तो वो चाहे अमीर है चाहे कोई भी है, मैं उसको टोकने की मेरी खराब आदत हो गई है। और कभी मैं डांट भी खाऊंगा किसी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए टोक बहुत जरूरी है। मैं अपने विद्यार्थियों से जो यहाँ बैठे हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि सर की इस खराब आदत को जरूर सीख लें आप सब। ठीक है, हमेशा बहुत अच्छी आदतें सीखते रहते हो, ये जो खराब आदत है इसको जरूर सीख लें। तो इसलिए क्या है कि आप टोको जरूर, उसको ये लगे भाई। और दूसरी बात, टोकना तब जब आप खुद अप्लाई करो। घर पर आप कोशिश करो, जो काम वाली भाई आती है वो पाइप लेकर के लग जाती है, अरे भैया वो बाल्टी के साथ भी तो रैंप धोया जा सकता है। गाड़ी हम डेली धोते हैं, क्या सप्ताह में एक दिन नहीं धो सकते क्या? तो ये छोटे छोटी चीजें हैं और छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हम अधिक पानी बचा सकते हैं। आप हाथ धो रहे हो, पानी बंद करने की आदत डालो, स्वयं डालो। जब आपके मन मस्तिष्क में ये बैठ जाएगी बात, तभी आप दूसरों को कह सकोगे। इसलिए जो है मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अनुक्षण हमें जो है इस वेबिनार में मार्गदर्शन करने के लिए अपना समय दिया। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो डॉक्टर साहब से पूछ सकता है। 5 मिनट और का समय है। किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आप भी जो है वीडियो ऑन कर लें और बच्चे भी सारे अपनी वीडियो ऑन कर लें, ताकि नहीं आपका वीडियो बंद है। नहीं, वो नहीं है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न जरूर होना चाहिए। यदि विद्यार्थियों में प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो बिल्कुल निश्चिंत हैं तो प्रश्न नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों को झिझक के कारण से प्रश्न नहीं होता, उसकी भी जरूरत नहीं है। बल्कि एक बहुत अच्छी लाइन में पढ़ रहा था कि जो कभी प्रश्न नहीं पूछता वो कभी भी बुद्धिमान नहीं बनता। तो जो प्रश्न होते हैं वो व्यक्ति को दृष्टि देते हैं, वो कहने की कला आती है। बल्कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें प्रश्न पूछने में जो कमी है वो धीरे धीरे सुधार में बदलती है। इसलिए प्रश्न जरूर होने चाहिए। और इसी में एक बात और जोड़ देता हूं, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है। मैं देख रहा था डॉक्टर साहब कि आपके जो विद्यार्थी हैं उनके नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं। मैं देख रहा था 4-5 बच्चों को मैंने नोट किया, ये सारे प्रकृति प्रेम के प्रेम जो है उसके नाम है। एक का नाम हिमाद्री, एक का नाम जाह्नवी, एक का नाम हिमांशु है, ध्रुविका। हाँ, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं। ये नाम सार्थक हो जाएंगे तो हमारा देश जो है ना वो स्वर्ग तो है ही है और अच्छा बन जाएगा।
चलिए सर, मुझे लगता है कि किसी को कोई अपना अनुभव बताना हो, किसी बच्चे को, भाई मैं ऐसा काम करता हूँ। हाँ, जिसने कुछ काम से अच्छा किया हो वो भी बता सकते हो। केवल सर आपने एक बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो बच्चे वृक्षों के बचाव के लिए जो ये पेपर नोटबुक यूज करते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जितने हम पेपर वेस्ट करते हैं वो भी हमारे पेड़ों से ही बनते हैं। जी बच्चों को पेड़ों के बचाव के लिए ये भी एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वो वेस्टेज ना करें पेपर की। एक ये बिल्कुल स्टेप भी ध्यान रखें, उससे भी हम पेड़ों के कटाव को बचा सकते हैं। सर जी ने बहुत बिल्कुल। अच्छी बात बताई है पेड़ों के संरक्षण के लिए। पेड़ों को लगाने के लिए कोई ओकेजन नहीं होना चाहिए, वो आप कभी भी लगा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है बच्चों को। आई होप कि सब बच्चे इसको फॉलो करेंगे, तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम, आपने जी बच्चों को मार्गदर्शन किया। और मैं जो है विद्यालय परिवार की ओर से, 7 हरियाणा तालीम एनसीसी की ओर से मैं डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमें अपना जो है कीमती समय दिया। और आज इसके बाद भी आपकी मीटिंग है, इससे पहले भी आपकी एक मीटिंग थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभार। जय हिंद, जय भारत। कल्याण मंत्र से हम कल्याण मंत्र के बाद सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत देर में जागे आप, जी बताइए। सर चिपकू मूवमेंट क्या होता है? हाँ जी, सर चिपकू मूवमेंट क्या होता है? चिपकू चिपकू आंदोलन एक तरह से कह रहे हो आप, है ना? यस सर। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब आप बताएंगे? आप बताइए सर। नहीं नहीं, आप बता दीजिए। बताइए सर, बताइए। एक राजस्थान में खेजड़ी जगह है, कहीं मैं त्रुटि करता हूँ तो डॉक्टर साहब नहीं ठीक नहीं, कर ठीक है, दें। बिल्कुल बिल्कुल वही है सर, वही है। हाँ, तो वहां पर एक बिश्नोई संप्रदाय, जिन्होंने पौधों को बचाने के लिए, वहां बहुत ही एक तरह से बदहाली थी, तो लोगों ने विचार किया कि ये खुशहाली में कैसे बदले, तो वहां उन्होंने पौधे लगाने शुरू किए और पौधे बहुत बड़े बड़े हुए। लेकिन वहां एक राजा ने जो है आदेश दिया अपने भवन को बनाने के लिए कि भाई हमें जो है लकड़ी चाहिए, तो किसी ने बताया कि वहां खेजड़ी नामक एक जगह है, वहां पर बहुत सारे पौधे हैं, तो वहां पर जो है वो उनको काटने के लिए आ गए। तो लोगों ने, जिन लोगों ने उनको दिन रात एक करके पौधों को पाला, जो वृक्ष का रूप ले गए थे, तो वो लोग जो है बिश्नोई संप्रदाय के लोग उन पेड़ों से चिपक गए और उन जो है लोगों ने, राजा के जो सैनिक थे, उन्होंने जो है उन लोगों को भी काट दिया। तो तब से जो है वो चिपको मूवमेंट वाली जो बात है, तो पौधों को बचाने के लिए उन पौधों से जो है वो चिपक गए थे और काफी लोग वहां मरे थे, मेरे ख्याल में 250-300 से अधिक लोग जो है। तो ये कथा है, तो हमें भी आज वैसा करने की जरूरत नहीं है। आज सरकार भी सतर्क है, लोग भी सतर्क हैं, और इस ऑक्सीजन के बाद जो कमी हुई थी, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि लोगों में अब ज्यादा अवेयरनेस है, सतर्कता है, जागरूक है। तो निश्चित रूप से आप भी जागरूक बने और ऐसी स्थिति ना आए आपके आने, हमारे समय में तो नहीं आएगी, लेकिन जब लगे कि भाई अब तो पानी, देखिए अगला संकट अब जैसे ऑक्सीजन का है तो पानी का भी आने वाला है, तो लोग पानी के लिए तलवार लेकर के खड़े होंगे और युद्ध होगा एक दूसरे देश का पानी के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना आए, तो हमें प्रयास करना है कि पर्यावरण को बचा सके। डॉक्टर साहब कहीं कुछ रह गया हो तो आप कह सकते हैं। नहीं नहीं सर, बस बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ये था कौन जिसका नाम, सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरा कौन है, क्या नाम था? आपका आपका नाम बताएं। सर आरव शर्मा। आरव अच्छा, शर्मा, बहुत बढ़िया। और कोई किसी का प्रश्न?
चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था और मुझे लगता है सभी प्रश्नों का एक निचोड़, और ने ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा डॉक्टर साहब, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा। हाँ, चलिए इसको बधाई, और मैं कल्याण मंत्र करूंगा, उसके बाद जो है छोड़ सकते हैं आप सभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सीमा मैम का बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चों का जो इस ई संगोष्ठी में जुड़े रहे, मैं सबका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।